आपके साहित्य से गृहिणी तक का सफर आपने किया, उसमें किन किन लोगों के ऐसी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, कि पार्टनर का कितना सपोर्ट रहा आपके करियर में, आप सोशल मीडिया को कितना वरदान और कितना अभिशाप मानती हैं, कौन सा युग जो आपको स्वर्ण युग लगता है, आपके अनुसार वो बहुत सही है। हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे और ये बरसात का मौसम होता था तो हमारे घर तक पानी घुस आता कि पीएचडी का माध्यम और प्रोफेसर बनने का माध्यम या साई के फील्ड तक जाने के लिए किन किन मार्गों से वो जाने उनके लिए सरल होगा। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, वाह। इच्छा पूरी कैसे हो मत की, एक दूसरे से मिल ना सके, यही विडंबना है जीवन की। नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति दुबे स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स टॉक में। यहाँ हर कहानी जरूरी है। एक ऐसी महिला जो अपने निजी जीवन को ना केवल एक मुकाम तक ले गई हैं, बल्कि उन्होंने हिंदी अध्यापन में सहजता से, अपनी मृदु भाषा से, अपने टैलेंट से हिंदी को एक नाम भी दिया है और हिंदी के लिए लगातार काम कर रही है। एक ऐसी महिला जो आप सबके लिए आज एक प्रेरणादायक कहानी बनकर हमारे साथ आई है। तो मैं स्वागत करती हूँ प्रोफेसर पूजा गुप्ता जी का। पूजा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं एकदम स्वागत करती हूँ, हमारी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद, आप आए। नमस्कार अदिति, और आपकी टीम को भी नमस्कार, और मैं हृदय से आप सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही साथ मैं थोड़ी आश्चर्यचकित भी हूँ कि इस पॉडकास्ट के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, तो सहृदयता के साथ और उस आश्चर्य भावना के साथ कि मैं ही क्यों, मैं बहुत खुश हूँ। हमारा सौभाग्य है जी पूजा जी कि आप हमारे यहाँ आई हैं, हमारे पॉडकास्ट का भाग बनी है। पूजा जी, चलिए शुरू करते हैं हमारे सवालों का दौर जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई हैं, तो बचपन से ऐसा कौन सा वो क्षण था, कौन सा वो पड़ाव था जब आपने पहली बार हिंदी साहित्य को अपने करीब पाया, या आपको लगा कि हाँ, ये हिंदी साहित्य मुझे आगे लेकर जा सकता है? हमारी हिंदी साहित्य का ना एक ड्रॉबैक रहा है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरा खुद का भी रहा है कि मैं शुरू से ही साहित्य पढ़ना ही नहीं चाहती थी। मुझे भूगोल लेकर आगे कुछ ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म के लिए करना था, या फिर एयर होस्टेस की दुनिया में जाना था, और मैं बिल्कुल अपने तरीके से बिल्कुल तैयार थी कि हाँ, मुझे ये करना है। धीरे धीरे चीजें, क्या होता है ना, अच्छी चीजें धीरे धीरे आती हैं और बहुत इस तरीके से आती है कि आपके जीवन में अच्छी चीजें इस तरीके से धीरे धीरे आती है कि आपको पता भी नहीं चलता है, और वो आपकी कैसे अपनी हो जाती है। और वो मैं इसका संबंध जोड़ सकती हूँ आजकल के युवा पीढ़ी से भी। वो मतलब चकाचौंध की दुनिया में बहुत सारी चीजों से जब वो आकर्षित होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे जीवन में उतरते हैं ना जी, तब फिर समझ में आता है कि इस जीवन को जीने के लिए, जीवन में मजबूत तरीके से पांव बैठाने के लिए हमें किस रास्ते की ओर बढ़ना है या किस रास्ते को चुनना है। बिल्कुल सही कहा तो यही चीज मेरे साथ भी हुआ। मैं बहुत सारे क्षेत्रों में जाना चाहती थी जहाँ पर मेरा बहुत आकर्षण था, लेकिन सौभाग्य से जब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ने का मौका मिला, और वहां पर जब मैंने साहित्य की दुनिया को देखा, और उसके भी पहले यदि पीछे आए तो मैं स्कूल में जब मैं रविंद्रनाथ को पढ़ी और महादेव वर्मा, प्रसाद निराला, इन सबको जब पढ़ा, तो साहित्य के प्रति कहीं ना कहीं एक रुचि तो थी, लेकिन रुचि और आकर्षण में मेरा वो द्वंद्व चलता रहता था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के जो युवा पीढ़ी है उसको हिंदी साहित्य से प्रेम जगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिंदी साहित्य को अब लोग अलग नजरिए से देखते हैं। हिंदी साहित्य को आज के युवा पीढ़ी के हृदय में जगाना वापस एक मुश्किल काम है। हम सब जानते हैं कि आप एक गृहिणी भी हैं। आपने एक ना ही केवल एक अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम किया, बल्कि आप निजी जीवन में एक बहुत सफल गृहिणी रही हैं। तो आप बता पाएंगे कि अपने गृहिणी तक के सफर में, आपके साहित्य से गृहिणी तक का सफर आपने किया, उसमें किन किन लोगों के ऐसी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, या ऐसे लोग या ऐसे रिश्तेदार या परिवार, क्योंकि आप एक महिला हैं और हमारे भारत में महिलाओं को बहुत कुछ बाहर रखने से पहले बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप उनके बारे में हमसे बात करना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बेशक। बाधाएं जब आती है ना, तो वो रास्ता भी अपने आप बनाती चली जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जहाँ पर बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं ने ही रास्ता भी दिखाया। अगर आप मेरे घर की जिम्मेदारियों के साथ मेरे अध्ययन की बात कह रहे हैं, तो
तो घर की जिम्मेदारियां मुझ पर कभी थोपी नहीं गई। पता नहीं कैसे सायास धीरे धीरे मुझे खुद ही यह बोध होता गया कि मैं अपने घर की बेटी हूँ तो मुझे कुछ करना चाहिए। जब मैं अपने भैया को देखती थी कि कैसे कम उम्र में उन्होंने घर की जिम्मेदारियों को उठा लिया है और साथ ही साथ वो जब पढ़ाई के प्रति उनका रुझान था, तो मेरे मन में ये इच्छा जगी कि मुझे भी घर की जिम्मेदारियों में कुछ ना कुछ हिस्सा तो जरूर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बढ़िया। एक बात तो है कि मेरे परिवार में मैं एक मध्य वर्गीय परिवार से आती हूँ जिसमें कई सारी चीजों की पूर्ति है, तो अभाव भी निश्चित रूप से रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो अभाव ना मेरे जीवन में कभी भी बाधा बनकर नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत ही सुंदर से लाड प्यार और उम्मीदों और आशाओं के साथ बड़ी हुई और आगे बढ़ी। और रही बात साहित्य की दुनिया में आने की, तो वो जब मैं धीरे धीरे पढ़ती चली गई तो इच्छा। बिल्कुल आपने सही कहा पूजा जी कि कई बाधाएं आती जाती हैं और उसके साथ हमें आगे बढ़ना होता है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपके पार्टनर का कितना सपोर्ट रहा आपके करियर में, क्योंकि आपके पार्टनर अभी आप तुरंत उनके साथ रहती हैं, आप बहुत बहुत संतुलन करने की कोशिश करती हैं, जहां तक मुझे पता है सारे कार्यों को एक साथ संभालना। तो आपके पार्टनर कितने सपोर्टिव रहे आपके साथ आपके इस सफर में, अब तक के सफर में? सपोर्ट के साथ साथ मैं ये कहूंगी कि मेरे पार्टनर मेरे जीवन के सबसे बड़े क्रिटिक भी है। अगर वो हमारे राखिए जैसे कुटी छवाए कहते हैं ना, वो जितना मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी आलोचनाएं मेरे साथ ना होती ना, तो मैं शायद आज यहाँ पर आपके साथ ना बैठी। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि आप क्रिटिक भी कर रहे हैं आपको वो, और आप गलती ही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ, उनकी आलोचनाएं हमेशा मुझे सीधी दिशा की ओर ले जाती है। मुझे बोलते हुए जरा भी गुरेज नहीं होगा कि उनके साथ मुझे काम करने का भी अनुभव हुआ। वो मेरे कुछ समय तक मेरे अधिकारी भी रहे, तो उन्होंने मुझे मेरी मात्राओं को ठीक करने से लेकर मुझे कहाँ पर कब कैसे बोलना चाहिए, लोगों के साथ कैसे व्यवहार को डेवलप किया जाता है, साहित्य की दुनिया से यथार्थ की दुनिया कितनी अलग होती है और इन दोनों दुनिया को किस तरह से हम संतुलित करके चल सकते हैं, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, एक अपना अच्छा सुंदर व्यक्तित्व बनाते हुए और हमेशा अध्ययन की ओर जागरूक रहते हुए हम एक सुंदर जीवन कैसे जी सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरे जो जीवन साथी है वो ही है जो हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं कि यदि इस जीवन में टिके रहना है तो आपको प्रतियोगी परीक्षाएं जो है और कुछ अच्छे नई बातें सीखते हुए और कुछ नई बड़ी परीक्षाओं को पार करते हुए ही आप अपनी एक सही सुंदर पहचान बना सकते हैं। आपने बहुत ही सुंदर बात कही है पूजा जी। मैं बता दूं आप दर्शकों को कि पूजा जी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में साई में काफी लंबे समय तक कार्यरत रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने राजभाषा अधिकारी के तौर पर भी काम किया है और जहां तक मेरी जानकारी है उनकी मुलाकात इनके जीवन साथी से उसी क्षेत्र में हुई है और ये स्पोर्ट्स से बहुत जुड़ी हुई है, बहुत लगाव है इनका स्पोर्ट्स के साथ। पूजा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज के युवा जो है हिंदी साहित्य के प्रति बहुत कम रुचि दिखाते हैं। आप एक अध्यापन के क्षेत्र में प्रोफेसर हैं और आज के युवाओं को आप हिंदी साहित्य के बारे में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज की भागती दुनिया, इस दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी और इतनी सारी चीजें हमारे सामने, ऑप्शंस है हमारे पास, अवसर है, अपॉर्चुनिटीज जो बच्चों को मिल पा रही है। मैं भी एक युवा ही अपने आप को मानती हूँ, मैं भी उसी क्षेत्र में हूँ, तो मेरा ये मानना है कि बहुत मुश्किल है उस क्षेत्र में अपना रुचि बनाए रखना। और आपके लिए कितना वो चैलेंजिंग रहता है, कितनी चुनौती रहती है कि आप अपनी कक्षा में बच्चों को, विद्यार्थियों को हिंदी के प्रति रुचि जगा पाती, हिंदी साहित्य के प्रति रुचि कैसी रहती है उनकी? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगी कि साहित्य आपसे आपका समय मांगता है। अगर आप ईमानदारी साहित्य समय मांगता है, हाँ, यदि आप साहित्य को ईमानदारी से समय नहीं दे रहे हैं तो आप न खुद के प्रति ईमानदार हो पा रहे हैं, ना साहित्य के प्रति ईमानदार हो पा रहे हैं। बिल्कुल। आप जैसे जैसे साहित्य की गहराइयों में उतरते जाएंगे ना, साहित्य आपको आपके साथ जीवन की सच्चाइयों के साथ आपको अपनाता जाएगा और वहां से आपको रास्ता दिखाएगा। जहां तक आप बात करते हैं आज की युवा पीढ़ी की, तो आज की युवा पीढ़ी को ना सब कुछ लाइक और कमेंट्स की तरह सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। साहित्य आपको जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं देगा।
और जब देगा ना तो बहुत ठोस रूप से देगा और जीवन पर्यंत के लिए देगा। क्या और बात। बस मैं ये एक बात जरूर कहूंगी जो मैंने अपने शिक्षकों से भी कहा है, साहित्य आपको अच्छी नौकरी दे या ना दे, लेकिन एक अच्छा मनुष्य जरूर बनाएगा। बिल्कुल, और दर्शकों अगर के आप लिए एक सुनने अच्छा वाली बात है। मनुष्य बन जाते हैं तो निश्चित रूप से जीवन की हर परीक्षाओं को और जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों को और जीवन में कुछ नया और बड़ा करने के लिए स्वयं प्रेरित हो जाते हैं। क्या साहित्य बात आपको ये कही आपने, बनाएगा जरूर। बिल्कुल सही कहा है। पूजा जी ने बताया कि आजकल के युवाओं को कोई भी चीज बड़ी जल्दी में चाहिए, क्योंकि अगर वो रील उन्हें पसंद नहीं आई तो वो तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं। उनके पास वो सेकंड नहीं है कि वो उसका इंतजार करे और कहीं कि नहीं हमें इंतजार करना है, वो तुरंत उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आज जैसे अभी हमने युवा पीढ़ी पर बात की है, हम सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, आप हर पीढ़ी की बात करें, मैं बड़ों की बात सिर्फ नहीं करूंगी या फिर सिर्फ युवाओं की बात नहीं करूंगी। अब हम बस में आते जाते ट्रैवल करते लोगों को सोशल मीडिया से बहुत प्रेरित देखते हैं। तो आप सोशल मीडिया के लिए, आप सोशल मीडिया को कितना वरदान और कितना अभिशाप मानती हैं, या आपका क्या नजरिया है उस चीज को लेकर? देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत पुराने जमाने से हूँ, लेकिन बस ये भी कहूंगी कि जब मेरे कॉलेज देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता। कॉलेज का जब समय था और मैं स्वयं की बात करती हूँ कि जब मैं अपने घर से जिस बस पे बैठती थी उस बस से सीधे जाकर अपने कॉलेज के वो बस स्टैंड पे उतरती थी, तो मेरी ये आदत थी, या तो मेरे हाथ में एक अखबार होता था या तो एक किताब होता था। यही चीज और- मैं आपको हाँ, मैं बच्चे आजकल नहीं देख पा रहे हैं। और मेरे साथ जो कई सारे लोग बैठे, मतलब जो विद्यार्थी होते थे उनके भी साथ बैठा रहता था। ये हम लोग बसों में, ट्रेनों में, हर जगह देखते थे, मेट्रो में भी। लेकिन पिछले कुछ 5-10 सालों में ना ये नजारा बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल अब सही। किसी के भी हाथ में हमें वो कोई उपन्यास की किताब या कोई अखबार नहीं दिखता है। लोग एकदम। हमेशा फोन में ही लगे पड़े रहते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ वहीं से सारा ज्ञान ले लेंगे। बिल्कुल। हाँ, हालांकि लोगों का यह भी तर्क होता है कि फोन में तो न्यूज भी आते हैं, फोन में हम कविता पढ़ सकते हैं, फोन में लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, जेनजी वाला बिल्कुल। जमाना है, हाँ, ये मैं- ड्रामा बिल्कुल। देखते हैं, ये एकदम। सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं लोगों का जो धैर्य है ना, धैर्य को बहुत चोट पहुंचाया है। जी, लोगों में अब वो धैर्य नहीं है कि एक उपन्यास की किताब को उठाएं और उस किताब को पूरी करें। बिल्कुल सही कहा आपने। साहित्य, उपन्यास को पढ़ने के लिए हमें लंबे समय तक उसके साथ बने रहना पड़ता है, उसके साथ जीना पड़ता है। जहां तक मुझे लगा है कि मैं हिंदी साहित्य को अगर किसी कहानी को पढ़ रही हूँ तो धीरे धीरे वो रुचि बढ़ती चली जाती आप है। उस चरित्र को जीने लगते हैं, एकदम, उस बिल्कुल। चरित्र के साथ आपका एक संबंध स्थापित हो जाता है। आप प्रेमचंद के सारे चरित्र को देखिए, आप हल्कू चौधरी को देखिए, बुधिया को देखिए, आप बूढ़ी बिल्कुल सही कहा आपने। काकी को देखिए, हामिद को देखिए। जब आप हामिद को पढ़ते हैं तो हामिद आपके अपने घर का बच्चा लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको अपना बचपन दिखता है। तो वो जो साहित्य की जो दुनिया है, उस दुनिया को सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं ब्रेक किया है। जी। लेकिन हाँ, मैं ये भी एक बात कहूंगी कि सोशल मीडिया ने साहित्य को एक अच्छी जगह, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया है आज के जमाने मतलब में। आपके अनुसार वो कहीं ना कहीं वरदान भी हो वरदान सकता भी है। बिल्कुल। बिल्कुल। वो ये कि अब जो है कोई यदि रचनाकार होता है, कोई लेखक होता है, तो उससे अपनी रचनाओं को छपाने के लिए या अपने पाठकों तक पहुंचाने के लिए किसी बड़े प्रकाशक का मोहताज नहीं होना पड़ता है। वो उसने क्या कुछ अपनी बात, रचना बहुत बड़ी लिखी, बात कही आपने। उसने ये अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक आसानी भेजा तक लोगों तक पहुंच पा रहा है। जी। पाठक और रचनाकार का सीधा सीधा संबंध हो जाता है और उसकी प्रतिक्रियाएं भी होती है। जी। इससे रचनाकार को आत्मबल भी मिलता है और वो और आगे की ओर लिखने के भी इस तरह से तो धीरे धीरे मेरी रुचि आपसे बात करने में बढ़ती चली जा रही है। मैं अब साहित्य की तरफ हम मुड़ ही चुके हैं, तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य में कई ऐसे लेखक हैं, हमने आदि काल से लेकर जितने भी काल पढ़े हैं, जितने भी हम धीरे धीरे काल से आगे बढ़ते गए, समय बदलता गया, लेकिन लेखनी का जो भाव है, वो जो प्रेम है, वो जो कहानी उपन्यास को लेकर जो लोगों की रुचि है, वो अभी तक चल रही है। तो मेरा पहला सवाल इस साहित्य से, इससे जुड़ा हुआ ये पहला रहेगा कि आप हिंदी साहित्य में किससे प्रेरित हैं? हिंदी साहित्य के ऐसे कौन से लेखक हैं जिनको पढ़कर आपको लगा कि ये मेरे हृदय तक रह गया या इसके बाहर मैं आगे नहीं जा पाई? क्योंकि हिंदी साहित्य के जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं या जो भी हिंदी साहित्य में जो यंगस्टर्स जो इसमें रुचि रखते हैं, वो ये जरूर चाहेंगे कि आपके द्वारा आप एक माध्यम बनेंगे उनके लिए, कि वो उन्हें पढ़ना पसंद करेंगे।
तो कौन सा साहित्य का जिसने आपके हृदय में जगह बनाई है? देखिए, निश्चित रूप से किसी एक साहित्यकार का नाम लेना बेमानी होगी, क्योंकि मैं साहित्य की छात्रा हूँ। पढ़ाने से पहले मैं स्वयं पढ़ती हूँ, और कोई भी एक जो साहित्य का ईमानदार छात्र होगा, ईमानदार अध्ययन करता होगा, वो उसका कोई एक निश्चित रूप से कोई प्रिय साहित्यकार तो नहीं होगा। हाँ। तो मेरे सबसे पहले तो मुझे कबीर जैसा मस्त मौला साहित्यकार मैंने आज बहुत तक पसंदीदा नहीं लोगों में देखा। से। कबीर ने जो लिखा उस जमाने में भी, बाद के जमाने में भी, और आज भी, और मुझे लगता है सदियों से आज के बाद आने वाले समय में भी वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। बहुत बहुत सुंदर बात फिर कही मैं आपने। प्रेमचंद भी मेरे प्रिय रहे हैं। प्रेमचंद जयंती भी बहुत करीब है। बिल्कुल, प्रेमचंद जयंती, और प्रेमचंद जयंती का इंतजार मैं हर वर्ष करती हूँ। और मेरा यह मानना भी है कि जिस तरह से हम लोग पश्चिम बंगाल की भूमि पे है, तो जिस प्रकार से गुरुदेव रविंद्रनाथ के जन्मदिन को हम लोग जैसे रविंद्र जयंती के रूप में मनाते हैं, हमारा पूरा ये हिंदी जो बेल्ट है, प्रेमचंद जयंती को भी उस हर्ष और उल्लास के साथ। इसी बात पे मैं दर्शकों को बताना जरूर चाहूंगी कि पूजा जी भारतीय भाषा परिषद में एक शोध सहायक भी हैं। उन्होंने ना ही केवल बाकी क्षेत्रों में काम किया है, भारतीय भाषा परिषद बंगाल का एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के स्थान में से है, तो उनको उसके लिए भी इससे समझ आता है कि उनकी रुचि समय के साथ कम नहीं हुई है, समय के साथ वो बढ़ती चली गई है। तो जैसे कि हम हिंदी साहित्य की तरफ चल रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि हिंदी के साहित्य में कई काल हैं, जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, ऐसे पूरे विभाजित किए हुए हैं। आपके अनुसार आप हमारे हिंदी पाठकों को बताएं कि कौन सा युग जो आपको स्वर्ण युग लगता है, आपके अनुसार वो बहुत सही है, बहुत स्वर्ण है। यूँ तो हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। पर मैं जहाँ तक मानती हूँ ना, मैं आधुनिक काल को, खास तौर पे ये जो नवजागरण का काल है जी, मैं उसे स्वर्ण काल मानती हूँ। कारण यह है कि नवजागरण जब आता है ना, तभी असल में साहित्य के केंद्र में मनुष्य आता है। नवजागरण के पहले तक ना साहित्य के केंद्र में आध्यात्म, ईश्वर, कोई बाहरी सत्ता थी। जब नवजागरण आता है तब जाकर मनुष्य केंद्र में आता है, और तब जब मनुष्य केंद्र में आता है तो तर्क, बुद्धि और विवेक के आधार पर वो चीजों को देखता और समझता है। बहुत और जब नवजागरण के हम और नवजागरण एक असीमित परियोजना है जी, जो भारतेंदु युग से शुरू होकर द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, हमारा पूरा छायावाद युग तक, और मैं ये कह सकती हूँ कि वो अब तक भी है जी। तो वो एक ऐसी धारा है, उस धारा से हम बहुत कुछ सीख पाए हैं। और स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना, और सोना कभी पुराना नहीं होता है। बहुत सही बात हिंदी साहित्य का नवजागरण काल एक ऐसा स्वर्ण काल है जिससे प्रेरणा लेकर, और जिसकी महत्ता हम आज तक नहीं भूल सकते, और जिससे हम अभी तक भी बहुत सीख सकते हैं। आप भारतेंदु को देख लीजिए, आप द्विवेदी को देख लीजिए, जो हिंदी जाति की अवधारणा को लेकर, हिंदी की जातीय चेतना को लेकर आते हैं, जहाँ पर देश को जाति और धर्म के आधार पर नहीं, या भाषा के आधार पर एक जातीय चेतना की बात कही जाती है, राष्ट्रीयता की बात करी जाती है। वह राष्ट्रीयता जो समावेशी है, जो पूरे देश के लोगों को, दलित को, किसान को, स्त्री को साथ लेकर चलने की बात करी जाती है। आप प्रेमचंद के युग में देखिए, एक सामान्य सा हल्कू चौधरी होता है, बुधिया होती है, ये सब उनके चरित्र। आपके इन सब बातों से समझ आ रहा है कि आप आज भी हर रोज किताबों के साथ कितना समय बिताते हैं। ये सारी चीजें दर्शकों के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है कि आज बच्चे फोन के साथ बहुत समय बिताते हैं, तो किताबों के साथ नहीं। पूजा जी हमेशा किताबों के साथ कितना समय बिता रही हैं। आज भी हिंदी साहित्य के कालों को लेकर इतनी गहन और गंभीर जानकारी होना इस बात का प्रमाण है कि पूजा जी किताबों के साथ कितना समय बिता रही हैं। ईमानदारी से कहूँ तो ये मेरे लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है कि मैं कितना समय बिताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना पढ़ना चाहिए, ईमानदारी से मैं उतना नहीं पढ़ती। मन कोसता भी है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपसे बात कही थी कि साहित्य आपसे समय मांगता है। बिल्कुल। और जो है आप समय देकर साहित्य में उतरिएगा ना, साहित्य आपको बहुत कुछ सिखाता है। इस भाग दौड़ के जीवन में कई सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए और कई सारे गोल्स तक पहुंचने में ना, हम साहित्य से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना वो कट से जाते हैं।
वो उसका मलाल जरूर रह जाता है। तो मेरी ये बहुत बड़ी मेरा एक सपना है कि साहित्य को जिस रूप में और जितनी हद तक पढ़ना चाहिए मैं अब तक नहीं पढ़ पाई। तो इसी से एक प्रश्न है, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ। मैं इसी सवाल से मेरे मन में एक प्रश्न आ चुका है कि देखिए, हिंदी साहित्य में हम काफी अंदर जा चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर आपसे पूछने लगी तो मैं खुद भी हिंदी साहित्य में बहुत रुचि रखती हूँ और धीरे धीरे हम काफी गहराइयों तक चले जाएंगे। लेकिन आपकी इस बात के बाद एक प्रश्न आया है मन में कि मैम, आप अपनी गृहिणी हैं, आप अपना निजी जीवन इतने अच्छे चला रही हैं, उसके अलावा आप खुद का एक जो वर्क फील्ड है वो भी हैंडल कर रही हैं। मैम, आप दोनों चीजों को कैसे बैलेंस कर रही हैं, कैसे संतुलित रह पा रही हैं आप दोनों चीजों को बराबर तौर पर? देखिए, चाहे वो कार्य क्षेत्र की जगह हो और चाहे वो आपका पारिवारिक माहौल, ये दोनों ही जगह तभी संतुलित रह पाती है जब इन दोनों जगहों पर रहने वाले लोग आपको अपना वो सपोर्ट देते हैं। बहुत सही बात, लोग बहुत मैटर करते हैं, ये बहुत बड़ा। और सौभाग्य से मेरा जो कार्य क्षेत्र रहा, जो मेरे चाहे मैं वो भारतीय खेल प्राधिकरण की बात कहूँ, वहाँ मेरे जितने अधिकारी गण रहे, वो उन लोगों का भी पूर्ण रूप से मेरा सहयोग रहा मेरे करियर को आगे बढ़ाने में। वो मुझे इतना तक मौका देते थे कि काम करने के बाद आपका जितना समय मिलता है आप पढ़ाई करो। बहुत सुंदर बात है, ऐसे लोग और कम क्षेत्रों में मिल पाते हैं मैम, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में इतना ज्यादा दबाव है काम को लेकर कि बाकी कामों पे अपना ध्यान हटाना बहुत मुश्किल है। यही तो अंतर है ना साहित्य के जगत में और कॉर्पोरेट जगत में। कॉर्पोरेट जगत में आप खुद को पढ़ने लिखने का वो मौका नहीं दे पाते, लेकिन इस क्षेत्र में आपको मिल जाता है। दूसरी चीज है, अभी भी मैं जहाँ पे कार्यरत हूँ बंगोबाशी मॉर्निंग कॉलेज में, सौभाग्य से मेरे जो विभागाध्यक्ष है आशुतोष कुमार सर, उनका इतना सपोर्ट मुझे मिला है। मुझे कभी लगता ही नहीं है कि वो मेरे सीनियर हैं या वो किसी भी तरह का मुझ पर अपना आदेश देते हैं। वो उनका यदि सपोर्ट नहीं रहता तो मैं इतना अपने स्वच्छंद रूप से ये इतने सारे काम नहीं कर पाती। और ये तो हुई कार्य क्षेत्र की बात। और बात अगर हम करते हैं पारिवारिक माहौल में, तो इसमें तो मैं बहुत ही ज्यादा सौभाग्य हूँ। हालांकि बचपन से कई तरीके की बाधाओं का सामना निश्चित रूप से करना पड़ा, लेकिन अगर परिवार का वो माहौल नहीं मिलता, मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट, मेरे भैया भाई का सपोर्ट, और सौभाग्य से मैं एक बड़े परिवार का हिस्सा हूँ, सामूहिक परिवार में रही हूँ। पापा 5 भाई 2 बहनें, घर में छोटे छोटे बच्चे। पूजा जी, इन्हीं बात पे एक क्षण तो आप उस चीज को भी हमारे पॉडकास्ट में बताइए कि आपका बचपन कैसा था, कैसे बीता आपका ये जो सफर आपने तय किया है, एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिलीज में रहकर एक हिंदी साहित्य का मार्ग अपना लेना और आज इस क्षेत्र में इस स्तर पे काम करना, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं आप। कितनी युवा पीढ़ी आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, आप कितने लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाली है। आप हैं बिल्कुल, बस हमारा चैनल उन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि कैसा रहा वो सुंदर क्षण? बचपन सबसे सुंदर क्षण होता है। बिल्कुल, बचपन कैसा रहा? बचपन बहुत बहुत सुंदर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, बचपन में बच्चों को खेलना बहुत पसंद है जी। और मैं खूब खेली हूँ गुड्डों गुड़ियों के साथ, खिलौनों के साथ। इलाकों में आजकल तो बच्चे इलाकों में खेलते हुए नजर नहीं आते। मेरे कई सारे दोस्त थे, लड़के लड़कियां भी, और हम लोग सामूहिक रूप से खूब खेलते थे। स्कूल से आने के बाद हमारा एक ही काम होता था, छूट कर खेला है हमने, और बिना किसी रोक टोक के पास। उस वक्त ना इस तरीके की रोक टोक नहीं थी और ना इतनी इनसिक्योरिटी थी मम्मी पापा को, फोन था कि बच्चे फोन में इतना हम लोग खूब खेलते थे जी। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं पढ़ने लिखने की बात कहूँ तो घर में उस लाड प्यार के साथ साथ मम्मी पापा का अनुशासन भी ऐसा था ना कि हाँ, आपको पढ़ना है, आपका ये पढ़ने का समय है, आपको पढ़ना है और बेहतरी की ओर आना है। वो अनुशासन जरूर ही था। और मुझे यह बोलते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं होगी कि मैं ऐसे माहौल में रही हूँ जहाँ पर ना बहुत तरह की दूसरी चीजें मतलब असामाजिक माहौल में भी मैं रही हूँ। और इसको बोलते हुए मुझे गुरेज नहीं होगा। ऐसे माहौल में जहाँ पर लड़कियों को, जहाँ घर की स्त्रियों को बहुत ही दोयम श्रेणी में रखा जाता हो, जहाँ उनका पढ़ना लिखना, उन्हें अधिकार का आवाज उठाने की जगह नहीं,
है। बहुत और बहुत बड़ी स्त्रियों बात कही है को दीदी जब आपने। मैं पड़ोस के घर से सुनती थी कि लड़कियों को दबाया कुचलाया जा रहा है या फिर स्त्रियों को मारा पीटा जा रहा है, उस वक्त ना मन में बहुत एक कसोट होता था ये और हर लगता था हर कि मैं स्त्री इनकी के आवाज जीवन में बनूं। एक क्षण आता है जब बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत गलत हो रही है और ये इस कारण से हो रही है क्योंकि मैं स्त्री हूँ। बिल्कुल। तो और ये भी बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे बचपन में ना मैं जितनी विपरीत परिस्थितियां चली आती गई ना, उन विपरीत परिस्थितियों ने मुझे सकारात्मक शक्ति अपने आप दिया। मुझे याद है मैं कुछ एक घटनाओं का जिक्र करूंगी यदि जी आपका जी समय बिल्कुल जाया बिल्कुल ना हो बिल्कुल। तो। मैंने कहा ना कि मैंने बहुत अनुशासित ढंग से भी लाड प्यार का भी बचपन जिया है और साथ ही साथ नहीं कहना चाहिए लेकिन अब बात छिड़ी है तो मुझे बिल्कुल लगता है मैम, कह ही देना बिल्कुल। चाहिए। लोगों को अपना वो जड़ भूलना नहीं चाहिए। तो काफी अभाव भी देखा है मैंने, सच पूछो तो। और जब वो बिल्कुल, ये दिन याद संघर्ष का आते हैं भाग तो है। मेरा गला अभी भी भर आ रहा है कि जब ऐसा होता था ना कि हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे और ये बरसात का मौसम होता था, तो हमारे घर तक पानी घुस आता था और हम पलंग पर बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे और 2 मिनट ले लेते हैं, आप पानी पी लीजिए। ठीक है। हम घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे, शुक्रिया। और नीचे इधर पलंग के ऊपर पानी पलंग के इधर मतलब पूरे घर में पानी जमा है। मेरी मम्मी बैठकर उस पलंग पर खाना बना रही होती थी और हम पढ़ रहे होते थे। 2 मिनट ले लीजिए आप। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगी, जब मैं अपनी इस किताब की ओर देखती थी, जब मैं कॉपी की ओर देखती थी, मुझे ऐसा लगता था ये किताब ये कॉपी मुझे इस परिस्थिति से आगे ले जाने का मार्ग दिखाएगा। मैं दर्शकों को बताना धीरे चाहूंगी, धीरे करके मैं चाहूंगी कि 2 मिनट आप शांत हो जाइए क्योंकि जब कोई इतना प्रेरणादायक व्यक्ति जो लोगों को इतना आगे लेकर जा रहा है, लोगों के लिए इतना काम कर रहा है, उनकी आंखें भरी देखती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको अपने जीवन में ना अभाव ही बता सकता है कि आपके पास किन किन चीजों की। अक्सर मैंने कहीं सुना है कि जिसके पेट में रोटी नहीं होती ना, वही बता सकता है भूख की असली कीमत। तो जब किसी को कोई चीज मिल जाती है तो वो सजी सदाई नहीं मिलती, बहुत संघर्ष के सीढ़ियां चढ़कर वो उस मुकाम तक पहुंचा होता है। और पूजा जी इसका चलता फिरता उदाहरण है। ये जो आप नमी देख रहे हैं आंखों में, ये नमी इसी बात का प्रमाण है कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्षों को पार करके आज वो इस कुर्सी पर, इस पद पर बैठी हैं और ऐसे कई चीजों का वो सामना कर चुकी हैं जो शायद आजकल के लोग जिनके पास सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ उन्हें मिल चुका है, वो इसका महत्व नहीं समझ पा रहे। आप हमारे दर्शकों को, आज की युवा पीढ़ी जो अध्यापन के क्षेत्र में जाना चाहती है या फिर साई का भाग बनना चाहती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भाग बनना चाहती है, या फिर आप जिन संस्थाओं से जुड़ी हैं, अगर मैं आपको बता दूं, ऐसे कई बड़ी बड़ी संस्थाएं और बड़े बड़े राजभाषा अधिकारी के ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां मैंने इनको, पूजा जी को भाग होते देखा है उसका। वहां वो जज के तौर पे, निर्णायक के तौर पे पहुंचती हैं और बहुत गर्व का अनुभव करते हैं इनके। मैं बहुत अनुभव के साथ बोल सकती हूँ कि वो गर्व है जब वो किसी को निर्णायक के पद पे अपने आप को देखना। तो इसमें आप किन किन लोगों को श्रेय देना चाहेंगी और आपका कैसा अनुभव रहा इन निर्णायक के तौर पर अपने आप को देखना? अभी आपने जो अपनी कहानी बताई है दर्शकों को, उसके बाद कैसा क्षण रहा अपने आप को यहाँ से इस पोजीशन पे देखने का? किन किन लोग को आप कहना चाहेंगी? धन्यवाद। जीवन में ना कोई भी मुकाम एक दिन में तो नहीं मिलता है और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए भी आपको कई तरीके के पड़ावों को पार करके आना पड़ता है जी। और उसकी शुरुआत यदि आप शिक्षण के क्षेत्र में बोले तो भाई पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है जी। जब मैंने क्लास 10th पास किया, मेरा एक सपना था कि मैं बड़े कॉलेज में पढूं, भले इस माहौल में रहती हूँ तो क्या। मेरे अंदर ये चीज हमेशा रही है कि मैं इस माहौल में हूँ तो क्या, मेरी सोच हमेशा ऊंची रही है, इसीलिए शायद आज आप यहाँ एक सपना कि हाँ मुझे वहां तक पहुंचना, और वो बहुत बाल सुलभ सपना, मैं बहुत बाल मन के साथ कि हाँ मुझे वहां तक जाना है और वहां तक जाने के लिए मैं कौन कौन से रास्ते की ओर गुजर सकती हूँ। मैं हिंदी मेले में नृत्य करने के लिए गई थी। जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल तब मैंने तब मैं प्रेसिडेंसी कॉलेज के डिरोजियो हॉल में मैंने वहां नृत्य किया था। जब मैं वहां पर गई ना, और जब मैंने प्रेसिडेंसी, और वहां से आने के बाद मैंने प्रेसिडेंसी कॉलेज का इतिहास पढ़ा, तो एक अलग तरह की एक जज्बा जगा कि मुझे यहाँ पढ़ना है।
मेरे कोई भी दोस्त वहां पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो देने के लिए नहीं गए। बहुत सही और बात। उस दिन भी देखिए, मेरा चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 12 का हो, और प्रेसिडेंसी की भी जब मैं परीक्षा देने गई हूँ, उस समय भी हमारे इलाके में पानी जमा था और मैं वो पार करके गई थी, और पता चला कि हाँ, वहाँ फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है, और उस तरीके से वहाँ ये clear गर्व हुआ। का क्षण है, बिल्कुल। मैं इस बात नहीं, को जितना प्रोत्साहन दिया और जाए उसके उतना बाद कम है। जी हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे ना, और मैंने ना कोई बड़ा सपना वाकई में, हाँ मुझे जाना है, लेकिन मुझे कोई बड़ा सपना, मुझे ये बनना है, यहाँ तक करना है, इस चीज के लिए मैं बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। बताने वाला कोई नहीं था। मैं जिस जगह से बिलोंग करती थी, वहां कोई बताने वाला नहीं था कि आपको ये यहाँ जाके ये करना है। लेकिन जैसे जैसे हम मेरे जीवन में मेरे सीनियर आते चले गए, और सीनियरों को देख देख कर गुरुओं के साथ जब साक्षात्कार हुआ, और प्रेसिडेंसी से फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय तक जी। का सफर, और फिर वहां जाकर शिक्षक मेरे गुरु का मिलना, और फिर हायर स्टडी लेकर आप पीएचडी कर सकते हैं, कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। हाँ, वहीं पर एक पॉज आता है। जब मैं एमए कर रही थी, एमए के दौरान मैंने अपने दोस्तों को देखा कि वो लोग पीजीटीटी का कोर्स भी कर रहे हैं, पोस्ट डिप्लोमा, जी बिल्कुल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कोर्स इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो वहां पर हम लोगों ने ना एक मजाक के तौर पे उसका फॉर्म भर दिया, और मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने अपने जीवन में प्लान ए और प्लान बी का चयन किया था, पर यदि हमारे दर्शकों में कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पीएचडी करना चाहते होंगे, या फिर जिनको पीजीडीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन की पूरी जानकारी नहीं होगी, राजभाषा के क्षेत्र में जानकारी नहीं होगी, ऐसे बहुत से विद्यार्थी होंगे जो अभी 12 पास कर रहे हैं, कॉलेज में है। तो हमारा जो चैनल है, उसका जो मेन उद्देश्य यही है कि हम युवाओं को प्रोत्साहित और मार्ग दिखाने का काम करते हैं। अभी तक जितनी कहानी हमने सुनी है, वो कहानी बता रही है कि पूजा जी से आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा संक्षिप्त में आप हमारे विद्यार्थियों को बता सकें कि पीएचडी का माध्यम और प्रोफेसर बनने का माध्यम या साई के फील्ड तक जाने के लिए किन किन मार्गों से वो जाने उनके लिए सरल होगा। देखिए, आप जब एमए, आप हिंदी साहित्य ऑनर्स लेकर आप एमए तक आ जाते हैं, तो मेरा मानना है कि साहित्य के विद्यार्थियों को, एमए के विद्यार्थियों को उसी दौरान ही नेट की परीक्षा भी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसा मैंने किया है, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ, और वो सबसे सरल रास्ता है। जी। आपको कुछ भी बड़ा करने के लिए ना अलग से समय नहीं मिलेगा। समय नवयुवकों के पास बहुत कम होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे पास 4-5 साल घर से भी मिलता है, और हम लोग मेंटली भी ये इतना प्रेशर में रहते हैं कि 4-5 साल है मेरे लिए करियर बनाने के लिए, और उन 4-5 सालों में सब कुछ करना होता है। बिल्कुल। और उसी दौरान जैसे आप एमए में आए, एमए में आके आप नेट सेट की भी तैयारी कीजिए, और उसके साथ साथ मौका मिले तो आप पीजीटीटी का फॉर्म भर दीजिए। जो मैंने पीजीडीटी का फॉर्म कहाँ मिल पाएगा बच्चों को? ये इग्नू से। अच्छा। और इग्नू, अगर आप हमारे बंगाल की बात करें तो यहाँ राजा बाजार है, आप बहुत ही आसानी से। इग्नू और यानी यदि इंदिरा और गांधी। जानकारी चाहिए तो आप अपने दर्शकों से कहिए, वो बिल्कुल आपसे हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो अगर ये आपको करके इग्नू में आपका- पीजीडीटी में कोई हाँ। इंटरेस्ट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ हाँ, पोस्ट कर सकते मैं हैं। विद्यार्थियों आपके को- प्रश्नों का जवाब हम जरूर देंगे आपको। विद्यार्थियों को ये भी कहना चाहूंगी कि आप हालांकि अभी हमारे ग्रेजुएशन में और एमए में भी सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। जी बिल्कुल तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका फर्स्ट डिवीजन लगातार हो। अगर आप गो थ्रू फर्स्ट डिवीजन रहते हैं, 60% रहता है ग्रेजुएशन में भी, थ्रू आउट 10 से होना चाहिए। आपका 60% ग्रेजुएशन में भी होता है, एमए में भी होता है। तब आप, अगर आप पीजीडीटी का कोर्स करते हो, अगर आपके पास वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तो किसी भी राजभाषा के पद के लिए आप आपका रास्ता बहुत ही आसान होगा। जी। और साथ ही साथ यदि आप पीएचडी का रास्ता चुनते हैं, तो अगर आप एमए के दौरान ही, एमए खत्म होते होते आपने यदि मान लो नेट कर लिया, तो आपके पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आपका रास्ता बहुत ज्यादा खुल जाएगा, क्योंकि आपके पास नेट की वो डिग्री होगी। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है जो हम आपके साथ करना चाहेंगे। बहुत कम सवालों से मैंने साहित्य से जोड़ के कुछ प्रश्नों को हमारी टीम ने बनाया है, ताकि आपको कुछ क्षण में उसके उत्तर देने हैं, और मैं चाहूंगी कि आप इसका भाग बने। तो शुरू करें मैम? जरूर। ज्यादा खतरनाक सवाल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके सरल हो। तो शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड। तो मैम, हमारा पहला सवाल है, मैं जल्दी जल्दी प्रश्न पूछते चली जाऊंगी। पहला सवाल है, आपको कवि सम्मेलन पसंद है या संगोष्ठियां? बेशक संगोष्ठी। जी। अगर आप एक दिन के लिए किसी प्रसिद्ध हिंदी लेखक की जगह होती तो वो कौन होता और क्यों? मैं अज्ञेय बनना चाहती।
आज्ञा का व्यक्तित्व मुझे बहुत प्रभावित करता है। उनकी वो जो प्रसिद्ध पंक्ति है ना, मौन भी अभिव्यंजना है, वाह। कहीं बैठ जाना और दूर से भी समझ में आना कि हाँ वो एक व्यक्तित्व है। क्या बात है मैम, आपका फेवरेट हिंदी उपन्यास या कविता जो आप कई बार पढ़ चुकी हैं, बार बार पढ़ती हैं? उपन्यास भी है और कविता भी है। उपन्यास कहें तो मुझे कर्मभूमि बहुत पसंद है। कर्मभूमि का जो चरित्र है सूरदास, वो मेरा सबसे प्रिय ये रैपिड फायर को मैं थोड़ा लंबा कर रही हूँ। वो ऐसा है कि सूरदास इतना जुझारू चरित्र है ना, नामवर सिंह कहते भी है कि सूरदास हिंदी साहित्य का सब हीरो है। वो ऐसा हीरो है कि वो अंतिम क्षण तक लड़ता है। तो उसका जब भैरव उसका घर जला देता है और मिठुआ उससे जब पूछता है कि दादा घर तो अब जल गया, अब क्या करेंगे, तो सूरदास कहता है फिर से बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर से बताएंगे। और वो जब पूछता है कि और 1000 बार कोई जला दे तो कहते हैं 1000 बार बनाएंगे। ये अगर आपको जानना है कि किसके बारे में बात कर रही है तो आपको साहित्य से जुड़ना होगा। पुनर्निर्माण की जो क्षमता है ना वो हमेशा रहती है। मैं सही बोल रही हूँ, दर्शकों को अगर जानना है इसके बारे में तो आपको उपन्यास पढ़ना होगा जो बहुत मुश्किल काम है। कर्मभूमि उपन्यास। और दूसरी कविता के बारे में अगर कहें तो प्रसाद की प्रसिद्ध कविता है, उनका जो काव्य है कामायनी, उसकी पंक्तियां, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी कैसे हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके, यही विडंबना है जीवन की। वाह, बहुत ही सुंदर लाइन। मतलब मैं चाहूंगी एक बार आप पुनः इस लाइन को कहें ताकि दर्शकों को अगर कुछ छूट गया हो तो फिर से सुने। मैम क्या लाइन थी? जी, ये आज के नव पीढ़ियों के लिए बहुत ही काम लायक ये पंक्तियां हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी कैसे हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके, यही विडंबना है जीवन की। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है मैम कि अभी आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं? अभी मैं अपना शोध कार्य कर रही हूँ, जिसके कारण मुझे कई सारी किताबों से होकर गुजरना पड़ रहा है। और मैं किताब तो एक निश्चित रूप से नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मैं अभी राष्ट्रवादी काव्य धारा पढ़ रही हूँ। तो उनमें जो जितने भी हमारे मैथिली शरण गुप्त है, दिनकर है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, माखनलाल चतुर्वेदी है, अपने अध्ययन के बाद अब मुझे उन्हें फिर से एक बार पढ़ने का मौका मिल रहा है और मैं उनको नए रूप में पढ़ रहा हूँ। आपने बड़ा सुंदर सा प्रश्न कि मैम आपको चाय पसंद है या कॉफी, और जो पसंद है वो क्यों? चाय दिमाग को खोलने के लिए बिल्कुल, और कॉफी कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए। बहुत सुंदर जवाब। तो दर्शकों आपने देखा अभी अभी किस तरीके से पूजा जी ने हमारे रैपिड फायर का, हाँ ऐसा रैपिड फायर शायद आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि पूजा जी ने ना केवल आपको प्रश्नों का उत्तर दिया बल्कि इन प्रश्नों के उत्तर के अलावा उन्होंने आपको हिंदी साहित्य के कई अलग अलग पीढ़ियों से भी जोड़ा, अलग अलग क्षणों से जोड़ा। जो रैपिड फायर थोड़ा लंबा था, पर ये लंबा रैपिड फायर आपके लिए जानकारीदायक है। हमारे YouTube चैनल पे आपको इनका एक सोशल मीडिया हैंडल मिलेगा जिसके माध्यम से आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं, इनके फोटोज और इनके लिखे गए कई चीजों के बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो हमारे जो YouTube चैनल है उसके नीचे एक लिंक हम लोग डालेंगे जिसमें आप पूजा जी के बारे में कई चीजें जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। पूजा जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी चीजें बताई, हमारे पीढ़ियों को, हर तरह की पीढ़ी की आपने जिस तरीके से बचपन और सारी चीजों को जोड़कर बताया। आपके साथ बात करना मेरे लिए तो, मैंने क्या शेखर एक जीवनी पढ़ा था और उसमें था ना कि शेखर जो है ना बार बार सिंहावलोकन करता है, अपने फ्लैशबैक में जाता है। जी। तो आज की ये शाम मुझे मेरे फ्लैशबैक में ले गई और मुझे भी कई मैंने कहा ना क्रिटिक कई आलोचनात्मक ढंग से खुद पर विश्लेषण करने के लिए आज आपने भी मुझे वो जिस तरीके से आपने हमें भी सिर्फ हमारी टीम के लिए नहीं, ये मेरे लिए, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताई। दर्शकों इसी के साथ आज के लिए हम अपनी प्रेरणा और प्रोत्साहन भरी इस कहानी से आपको आज के लिए विराम देते हैं, लेकिन जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। लेकिन भूलिएगा मत और कहीं जाना नहीं है, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम जल्द ही आपको ऐसी नई नई कहानियां सुनाते रहेंगे। मैं चाहूंगी आप मेरे साथ बोले, हमारे चैनल का एक टैगलाइन है यहाँ हर कहानी जरूरी है। तो हम जल्द मिलेंगे हमारे चैनल लेट्स टॉक में, यहाँ हर कहानी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी आपके साहित्य के क्षेत्र में जो भी ऐसी कोई दो पंक्ति या ऐसा कोई लाइन, कोई कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, क्या आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे? साहित्य को मैंने अपने गुरुवर शंभुनाथ के माध्यम से ही जाना है,
तो मैं उनकी ही प्रसिद्ध पंक्ति कहना चाहूंगी। और उससे पहले ये भी कहना चाहूंगी कि सर हमेशा ये कहते हैं कि ईमानदारी, परिश्रम और प्रेम बिल्कुल जिसके भीतर होगा ना, वो जीवन में सदा सृजनशील होगा और वो जीवन का आनंद भी लेता रहेगा और विजय भी प्राप्त करता रहेगा। क्या बात कही तो आप। उनकी ही पंक्तियां हैं, क्या है और प्रेम, साथ हंसना, कुछ दूर साथ चलना, गांठें खोलकर जी भर बातें करना, कुछ रचते जाना और छिपाना कि ये प्रेम है। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर।